चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर आज जा सकता है फैसला। मंत्रिमंडल उप समिति ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी। नए वेरिएंट को लेकर धामी सरकार हुई सतर्क। सीएम ने प्रदेश में सैंपल जांच बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम धामी की तरफ से किसानों को बड़ी राहत दी गई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 4 दिसंबर को देवभूमि आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो 4 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में रहेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की जानकारी दी है। 30,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। 1 लाख लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है। जनसभा की जाएगी, पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण होगा और देश भर की नजरें पीएम नरेंद्र मोदी के उस भाषण पर टिकी रहेंगी। और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात दे सकते हैं उत्तराखंड को। 30,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। विधानसभा चुनाव करीब है, 2022 में होने हैं उत्तराखंड में। उससे पहले एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 4 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा जिसमें लाखों लोगों को संबोधित करेंगे, उसकी तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारी तैयारियाँ देख रहे हैं कि सर प्रकार से हमारे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होनी है। उसी के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन जो लगभग 4,000 करोड़ की योजनाएं जो पूरी हो गई हैं, उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले। उसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनका भी हम अभी समीक्षा कर रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण के लिए तैयार हैं। उसी संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं। बड़ा उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में, उत्तराखंड की जनता में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की जनता के साथ, उत्तराखंड के साथ उनका विशेष प्रकार का एक लगाव है। कर्म और मर्म का रिश्ता उनका यहाँ से है और उत्तराखंड के लोग भी उनकी हमेशा प्रतीक्षा करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है और बहुत ही उत्साह का वातावरण यहाँ पर तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद आपको क्या लगता है कितना बल मिलेगा, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है? नहीं, प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में, पूरे विश्व में जिस प्रकार से आज उनकी एक्सेप्टिविटी है, जिस प्रकार से उनका एक स्वीकार्यता है, तो उत्तराखंड तो उनका अपना प्रदेश है। तो निश्चित रूप से उनके आने से हमेशा ये यहाँ की जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को जो है एक नए जोश का, नए उत्साह का संचार होता है। सर, कल देवस्थानम पे हाई पावर कमेटी ने आपको रिपोर्ट सौंपी है, कब तक उम्मीद करें कि इसमें कोई डिसीजन जो आप लोग? हम देख रहे हैं, सभी से बात कर रहे हैं। अभी मैं कोशिश करूँगा तीर्थ पुरोहितों से भी बात करूँ, बात करने के बाद देखते हैं। सर, कोविड को लेकर के कोविड को लेकर आज एक हम हाई पावर कमेटी की बैठक शाम को 5 बजे कर रहे हैं। सर, आज आपका सितारगंज दौरा भी है, 13 सत्र का लंबे समय से उस क्षेत्र में मांग थी पिछले कई वर्षों से कि सितारगंज की चीनी मिल चालू हो और आज वो चीनी मिल चालू हो रही है। उस क्षेत्र के लगभग 25,000 किसानों को सीधे सीधे उसका लाभ मिलने वाला है। 25,000 किसान परिवारों को, जिसमें हमारे सितारगंज के लोग हैं, नानकमता क्षेत्र के लोग हैं, खटीमा क्षेत्र के लोग हैं, किच्छा क्षेत्र के लोग हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र उससे कवर होने वाला है। और इन किसानों को अपना गन्ना जो है सस्ते दामों में देना पड़ता था, उन पे उठाने में दिक्कत होती थी, पेड़ी में देना पड़ता था। अब उस सब समस्या से इस मिल के चालू होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे। धनराज, पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण इस बार हो जाता है उनका उत्तराखंड पहुंचना, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब बेहद करीब है? सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो छोड़ना चाहती है तमाम चुनावी रैलियां हैं या फिर राष्ट्रीय नेता है बीजेपी के, वो लगातार उत्तराखंड आ रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड आए थे और उसके बाद अमित शाह उत्तराखंड आए थे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड आ चुके हैं। वहीं अब एक बार फिर 4 दिसंबर को यानी कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की धरती पर होंगे और देहरादून के परेड ग्राउंड में बड़े
तो उनका स्वागत भी किया जाएगा और साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है कि वो जब उत्तराखंड पहुंचेंगे तो 30,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे और कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं उसमें साफ तौर पर देखने में आ रहा है जो विकास की योजनाएं हैं यानी कि सड़कों की योजनाएं हैं, पेयजल की योजनाएं हैं, अन्य कई तरह की योजनाएं उसमें शामिल हैं और सभी का वो शिलान्यास यहाँ पर करेंगे और उसके बाद वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड देहरादून के परेड ग्राउंड से गरजेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। वहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उत्साह बड़ा ही कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं तो कहीं ना कहीं एक नई योजनाएं, नई घोषणाएं वो उत्तराखंड करके जाते हैं तो सबकी निगाहें इस समय प्रधानमंत्री के भाषण पे टिकी होंगी सोनिका। और जिस तरीके से देखा जाए कि प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्साह बढ़ने का काम एक वो कार्यकर्ताओं में यहाँ पर करेंगे। धनराज, ये जानकारी भी दीजिएगा 2017 का अगर हम जिक्र करें, कई सीटें रह गई थी जिसपे बीजेपी जीतने से रह गई थी, क्या उन सीटों को लेकर के भी पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को मंत्र दे सकते हैं? जी बिल्कुल सोनिका, ये लाजमी है कि जिस तरीके से 2017 में जब चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी रह गई थी कि जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती थी, तो कहीं ना कहीं जो अब चुनाव होगा 2022 का चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं उस चुनाव को लेकर भी यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को मंत्र देते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यहाँ पर मुलाकात करेंगे, सभी कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात उनकी हो सकती है और साथ ही कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात जरूर होगी। तो कहीं ना कहीं उसमें लगता है कि जो 2022 का चुनाव है उससे पहले प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड आना एक अहम बात हो जाती है और कहीं ना कहीं जो मंत्र है जीत का वो इस बार उत्तराखंड को देकर जाएंगे क्योंकि सोनिका आपको बता दें कि जो उत्तराखंड का इतिहास रहा है वो यही है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है तो एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इतिहास बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कसी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर आज फैसला आ सकता है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मंत्रिमंडल उप समिति ने सीएम को रिपोर्ट सौंप दी है और कहा जा रहा है कि आज फैसला आ सकता है। उप समिति ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने की सिफारिश की है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है। सरकार पर सियासी और चुनावी दबाव बढ़ चुका है। उत्तराखंड सरकार पर फिलहाल राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है। चुनाव बेहद करीब है, 2022 में होने हैं, वो दबाव बन रहा है सरकार पर। तो देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा लगातार उत्तराखंड में उठाया जा रहा है। तीर्थ पुरोहित लगातार मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। धनराज गर्ग मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा जो लगातार उत्तराखंड में उठाया जा रहा है, विपक्षी पार्टियां भी हावी हैं इस मुद्दे को लेकर, दूसरी ओर तीर्थ पुरोहित जो लगातार सरकार से नाराज चल रहे हैं और आज फैसला आ सकता है, क्या अपडेट आपके पास? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि इस समय उत्तराखंड के अंदर देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा बड़ा ही उछल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको देखते हुए देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित भी नाराज चल रहे हैं, तो वहीं इस पर राजनीति भी अब उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। यदि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग लगातार कर रहा है और वहीं तीर्थ पुरोहित भी लगातार मांग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में तीर्थ पुरोहितों ने कहीं ना कहीं धरने, प्रदर्शन और सचिवालय कुछ काफी प्रदर्शन किए हैं और जिसके बाद उन्होंने एक ऐलान भी कर दिया है यदि उत्तराखंड बीजेपी सरकार 2022 से पहले इस देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती है तो कहीं ना कहीं वो इस पर अपनी जो आंदोलन है वो तेज करेंगे और साथ ही 15 सीटों पर यानी कि 15 विधानसभा सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं सोनिका ये सच है कि यदि देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा नहीं सुलझता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को 2022 के चुनाव में जरूर नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो उप समिति बनाई गई थी देवस्थानम बोर्ड के लिए उसने अपनी रिपोर्ट 89 पन्नों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है और अब देखने वाली बात है कि आज जो अल्टीमेटम सरकार ने दिया था कि 30 तारीख तक कहीं ना कहीं देवस्थानम बोर्ड पर फैसला कर दिया जाएगा, आज वो फैसला आने की उम्मीद पूरी लगी हुई है और इस पर कहीं ना कहीं नजर सभी जो तीर्थ पुरोहित है उनकी नजर भी टिकी हुई है और जनता की नजर भी टिकी हुई है कि क्या देवस्थानम बोर्ड को सरकार भंग करेगी या नहीं करेगी। ये तो आने वाला समय बताएगा क्योंकि जब समिति की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कहीं ना कहीं देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात सबकी टिकी रहेंगी, खासकर
तीर्थ पुरोहितों की आप भी नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं नया वेरिएंट जिसे लेकर के धामी सरकार अब सतर्क हो गई है। तो नया वेरिएंट कोरोना वायरस का धीरे धीरे पैर पसारने लगा है, जो अलग अलग देशों में फिलहाल। अब सीएम धामी प्रदेश में सैंपल जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं उनकी तरफ से। घर घर जाकर कोविड के टीके लगाए, ये कहा गया है सीएम धामी की तरफ से। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर निगरानी की जाए, सीएम धामी की तरफ से सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर सख्ती, बॉर्डर पर, रेलवे स्टेशन पर RT-PCR की जांच हो। तो सख्त गाइडलाइन भी जारी की गई है सीएम धामी की ओर से और कहा गया है कि रेलवे स्टेशन पर RT-PCR की जांच की जाए और बॉर्डर्स पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं सीएम धामी की ओर से। दरअसल नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फिलहाल दक्षिण अफ्रीका से फैला है। अलग अलग देशों में फिलहाल इसके केसेस सामने आ रहे हैं। भारत का जिक्र करें, हालात फिलहाल सामान्य हैं, लेकिन राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर के तमाम कोशिशें कर रही हैं कि एक बार फिर से हालात पहले की तरह ना हो जाए। इसके लिए उत्तराखंड की सीएम की ओर से कदम उठाने की शुरुआत हो गई है। विशाखा चौधरी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, एक और नया वेरिएंट जो अब सामने आ रहा है, फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। अब धामी सरकार सतर्क हो गई है, क्या तैयारी की जा रही है धामी सरकार की ओर से? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से तीसरे वेरिएंट को लेकर फिलहाल यूरोपीय देशों में कहीं ना कहीं खलबली मची है और वापस जो पूरा यूरोप है वो एक तरीके से पांचवी लहर यूरोपीय देशों में उसका सामना कर रहा है। और जाहिर तौर पर क्योंकि कई ऐसे स्टेट हैं जिसमें उत्तराखंड भी उस लिस्ट में शामिल है, जिसमें एक ही जगह पर कहीं सारे केसेस या फिर कहीं कि कोरोना विस्फोट देखने को मिले, चाहे वो उत्तराखंड में बहुत माइनर केसेस 10 से 11 केसेस जो मिले हैं IFS ऑफिसर्स के उनके रूप में है। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार को कहीं ना कहीं जो फैसले राज्य सरकार की तरफ से लिए गए हैं या कदम जो मुख्यमंत्री धामी की तरफ से फिलहाल उठाए जा रहे हैं, उन कदम को उठाने की और बहुत सख्ती से उठाने की फिलहाल जरूरत है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी के द्वारा कहा गया कि बॉर्डर्स पर, सभी सीमाओं पर और इसी के साथ एयरपोर्ट पर जो RT-PCR टेस्ट है उनके सैंपल की जो जांच है वो बढ़ाई जाए, कंटेनमेंट जोन बनाकर, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर हर रोज सैंपल लिए जाए, लैब की कमी को दूर किया जाए। जिस तरह से पहले हमने दूसरी लहर में लैब की कमी को फेस किया, हॉस्पिटल्स में ICU बेड्स की कमी को फेस किया, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को फेस किया, वो दोबारा ना हो, ऐसे सख्त निर्देश उनकी तरफ से जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं, उनको दिए गए। और देखिए जिस तरह से अभी ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, वो कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों में कहर मचा रहा है। कई देशों में फिलहाल बहुत अधिक केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर क्योंकि भारत में भी अभी कोई ऐसी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है वो जारी नहीं हुई है कि देशों से जो आने जाने वाले यात्री हैं उन पर पाबंदी हो, तो जाहिर तौर पर फिलहाल इस वायरस के, इस वेरिएंट के कहीं ना कहीं दस्तक भारत में देने के पूरे संकेत है। तो जाहिर तौर पर फिलहाल राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। और देखिए उत्तराखंड चुनाव के लिहाज से जाहिर तौर पर और भी अधिक जो सावधानियां हैं वो अधिक हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से अभी देखिए रैलियों का आयोजन होना है, जनसभाएं होनी है, हर रोज कहीं ना कहीं जो कहिए कि सार्वजनिक स्थलों पर अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग चुनावी अभियान चलाए जा रहे हैं। तो गैदरिंग एक तरीके से आम लोगों की, आम जनता की हो रही है। तो जाहिर तौर पर यदि ऐसे में मास्क भी जो अनिवार्य है वो नहीं लगाया जाएगा या उस पर पाबंदी नहीं होगी, तो जाहिर तौर पर फिर जो दस्तक है इस वेरिएंट की वो उत्तराखंड में या फिर भारत में हो सकती है। और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसका नतीजा हमें बहुत बुरे हालात में सामने आ रहा है। जी विशाखा, बात जमीनी स्तर की जाए तो लोग कितने अलर्ट आपको नजर आते हैं? क्या लोग सावधानी बरत रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या मास्क में नजर आते हैं आपको? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क की जो अनिवार्यता है वो अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित किया जाए। यदि अधिक भीड़ वाले स्थान है तो वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए, चालान किए जाए, लेकिन मास्क जो है वो सार्वजनिक स्थलों पर उसकी अनिवार्यता बिल्कुल बनाई जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। यदि मास्क के बिना कोई घूमता है या कहीं भी आता जाता नजर आता है तो उस पर पुलिस कर्मियों के द्वारा उसका चालान किया जाए। यदि इस गाइडलाइन के बाद भी राज्य सरकार, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो जिस तरीके से विशाखा जानकारी दे रही थी कि कोरोना वायरस को लेकर के उत्तराखंड सरकार अब अलर्ट मोड में आ गई है, तो आप लोगों को भी जरूरी है कि आप भी अलर्ट हो जाएं और सावधानी बरतें। आगे रुक करते हैं उत्तराखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। तो बड़ा बयान सामने आया है उत्तराखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी का। यशपाल आर्य के समर्थकों की छुट्टी हुई है, ये कहा गया है मदन कौशिक की तरफ से। 6 नेता 6 साल के लिए निष्कासित किए गए, मदन कौशिक की तरफ से ये बयान दिया गया है। 6 नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाया गया है। तो उत्तराखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी की तरफ से बड़ा बयान ये सामने आया है। दरअसल उनकी तरफ से यशपाल आर्य के समर्थकों की छुट्टी हुई, कहा गया है। संचित शर्मा फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। संचित, उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी की ओर से बड़ा बयान सामने आता है, उनकी तरफ से कहा गया है कि 6 नेता 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए सोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड की राजनीति में अभी कुछ ही दिन पहले जो यशपाल आर्य थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ दोबारा से थाम लिया था, क्योंकि वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे और अभी भी वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी जब उन्होंने ज्वाइन करी, अभी चुनाव से पहले कुछ दिन पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़ करके दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन कर दी थी। इसी को लेकर के जो उनके समर्थक थे, उनको लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की कमेटियां हैं वो मॉनिटरिंग कर रही थी कि वो जो उनके समर्थक किस तरीके से काम कर रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के एंटी काम कर रहे थे। लगातार वो जो प्रचार है वो गलत प्रचार है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहे थे। इसको लेकर के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उन्होंने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसमें अगर नाम की बात करें तो भवाली की जो मंडल महामंत्री ज्योति वर्मा को इससे बाहर कर दिया गया है पार्टी से। भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रवि कुमार को इससे बाहर कर दिया गया है। मीडिया प्रभारी जो भवाली के थे अनुभव कुमार, उनको भी पार्टी से बाहर कर दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा नैनीताल मंडल के जो महामंत्री थे, उनको भी इससे बाहर कर दिया गया है। साथ ही साथ भीमताल ब्लॉक प्रमुख जो थे हरीश विश, उनको भी इससे बाहर कर दिया गया। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सब नेताओं को चुनाव से पहले पार्टी से बाहर करने का जो निर्णय पार्टी ने लिया, कहीं ना कहीं इसका जो फायदा पार्टी को भी मिलेगा, लेकिन अगर ये पार्टी में रहते तो कहीं ना कहीं पार्टी की जो छवि है उसको धूमिल करने का काम कर रहे थे। इसको लेकर के ये निर्णय लिया गया है। तो क्या संचित ये माना जाए कि आगामी चुनाव को देखते हुए मदन कौशिक पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती है कि उनकी पार्टी लगातार हर साल चुनावी मोड में ही रहती है। साथ ही साथ उनकी पार्टी इतनी बड़ी है कि अलग अलग प्रदेशों में उनकी पार्टी के चुनाव चलते रहते हैं, तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। तो उसके लिए कोई आम बात नहीं है। ऐसे बयान खुद मदन कौशिक देते हुए नजर आते हैं, पार्टी के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो देते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इस तरीके के जो बयानात हमें सुनने के लिए मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं मदन कौशिक की अगर बात करें तो उत्तराखंड में काफी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि प्रदेश की कमान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके हाथ में है और तमाम बड़ी जिम्मेदारी चुनाव को जीतने से लेकर के रहती है और सारी जिम्मेदारी उनको उनकी बनती है। तो उसी चीज को लेकर के आप देखिए कि लगातार मदन कौशिक अलग अलग जिलों में जो कमेटियां गई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आगे रुक करते हैं। कोरोना को लेकर के पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बड़ी जानकारी है कि पुलिस कर्मियों का कोविड एंटीजन टेस्ट होगा, ये डीजीपी की तरफ से कहा गया है। उत्तराखंड डीजीपी ने अब नए निर्देश दे दिए हैं उनकी तरफ से। राष्ट्रपति की वीआईपी ड्यूटी में लगे 7 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ऋषिकेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की वीआईपी ड्यूटी में लगे 7 पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों के कोविड एंटीजन टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। तो पुलिस विभाग में हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है, जिस तरीके से पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो किसी तरह की लापरवाही ना हो जाए, केसेस आगे ना बढ़ जाए, इसके लिए पहले से ही सावधानी बरतते हुए डीजीपी की ओर से आदेश दिया गया है कि सभी का एंटीजन टेस्ट कराया जाए। और जिस तरीके से जानकारी सामने आई है, तो पुलिस विभाग भी अलर्ट मोड में है। आगे रुख करते हैं। देवभूमि में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए जल्द ही गाइडेंस ऐप बनाया जाएगा। इस ऐप के जरिए पर्यटकों को प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर ठहरने, खाने, आसपास के घूमने की जगह, मौसम, सहायता के लिए पुलिस हेल्पलाइन समेत हर तरह की जानकारी आसानी से मिलेगी। इसके अलावा पर्यटन उद्योग के लिए लैंड
बैंक तैयार करने को पर्यटन विभाग में एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। तो देवभूमि में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल उत्तराखंड आने वाले सभी पर्यटकों को जल्द ही गाइडेंस ऐप बनाया जाएगा उनके लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में सीएम धामी ने किसानों को बड़ी राहत दी है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। किसानों को बड़ी राहत दी गई है। सीएम धामी की ओर से 28 रुपए प्रति कुंटल बढ़ाया गया है गन्ने का मूल्य। तो प्रति कुंटल बढ़ा दिया गया है गन्ने का मूल्य। सरकार का किसानों की आमदनी बढ़ाने पर सीधा फोकस है, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। 4 महीने में 500 से अधिक फैसले लिए गए हैं, सीएम धामी की ओर से कहा गया है। दरअसल अपने कम कार्यकाल में भी सीएम धामी ने 500 से अधिक फैसले ले लिए हैं। इस बीच ये जानकारी भी दी गई। तो 28 रुपए प्रति कुंटल गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया है और इस मूल्य वृद्धि से किसानों को सौगात दी गई है। किसानों में भी खुशी की लहर फिलहाल उत्तराखंड में देखी जा रही है, क्योंकि किसानों को उत्तराखंड सरकार की ओर से सौगात दी गई है। दरअसल मांग जो किसान लगातार करते रहते हैं मूल्य वृद्धि की, तो सीएम धामी की ओर से गन्ने के मूल्य में वृद्धि की गई है 28 रुपए प्रति क्विंटल। गन्ना किसानों का जो कि गत वर्षों की भांति जो है थोड़ा हमने अभी लेट जरूर हो गया, लेकिन 355 रुपए प्रति कुंटल हमने जो अगाड़ी प्रजाति की जो गन्ना है उसके लिए किया है, और 345 जो सामान्य जाति के जो प्रजाति के जो गन्ने हैं उनके लिए किया है। साथ ही 9.5 रुपए ढुलाई का भी किया है, और कुल मिलाकर 29 रुपए 50 पैसे पिछले वर्षों की तुलना में किसानों को अधिक मिलेगा, और हमारे सभी गन्ना किसान इससे लाभान्वित होंगे। 50,000 गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा। मैं सभी किसान भाइयों को क्योंकि शुभकामनाएं देता हूँ। और किसान शुगर मिल सितारगंज जो पिछले 4 साल से बंद थी, और उसके लिए हमने लगातार प्रयास किया। आज मुझे बेहद खुशी है कि वो शुगर मिल चालू हो गई है। उसके चालू होने से 25,000 गन्ना किसानों को सीधे सीधे उसका लाभ मिलेगा। इसमें बनबसा, टनकपुर से लेकर खटीमा, नानकमता, सितारगंज, किच्छा आसपास के सभी गन्ना उत्पादकों को उनका गन्ना आसानी से अब पेराई के लिए जा पाएगा, उनको उचित मूल्य मिल जाएगा। और ये मिल खुलने से उस क्षेत्र के लोगों का आर्थिकी का भी और व्यापार का भी दोनों का ही वहाँ पर फायदा होगा, लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए आगे रुक करते हैं। पंजाब से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मास्टर काडर में 10,880 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। प्राइमरी स्कूलों में 2,000 शारीरिक शिक्षा अध्यापक भी भर्ती होंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग में लगभग 3,400 अलग अलग पदों की भर्ती को मंजूरी दी गई है। कपूरथला और होशियारपुर में मेडिकल कॉलेजों का नींव का पत्थर रखा जाएगा। स्वास्थ्य संभाल प्रणाली को और मजबूत करने में पंजाब सरकार लगी है। पंजाब से हमारे रीजनल हेड और हमारी सीनियर साथी नवदीप छाबड़ा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नवदीप, पंजाब सरकार जो लगातार जनहित में फैसले ले रही है और अब भर्ती को लेकर के फैसला लिया गया है, मंजूरी दी गई है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सोनिका पंजाब सरकार काम कर रही है, जनहित के अंदर कई फैसले लिए गए, लेकिन एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ रही थी। और पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री जहां पर भी जा रहे थे तो बेरोजगार जो लोग हैं वो लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। तो एक बड़ी मांग थी। हालांकि कल बैठक रखी गई थी पंजाब कैबिनेट की, उसको अचानक से टाल दिया गया और मुख्यमंत्री ने अचानक से पंजाब के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी एक बैठक बुलाई थी, और उस बैठक के अंदर कई मुद्दों पर विचार किया गया, जिसके बाद पंजाब के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें तो सभी तरह की करीब 15,000 के करीब जो नई भर्तियां हैं सरकारी स्तर पर, वो अब निकालने का फैसला जो है वो कहीं ना कहीं ले लिया गया है। तो इससे साफ है कि पंजाब सरकार का जो रोड मैप है वो यही है कि किसी भी तरीके से बेरोजगारी को कम किया जाए, जो अनरेगुलर स्टाफ है उसको रेगुलर किया जाए। उसके लेकर भी सरकार ने ऐलान कर दिया कि जो पहले लगातार स्टाफ काम कर रहा है इन भर्तियों के अंदर उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो प्रक्रिया है जिसका ऐलान कल किया गया है, कितनी जल्दी इसके विज्ञापन निकाले जाते हैं, भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, क्योंकि समय जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 1 महीने का ही समय बचा है। लेकिन 1 महीने के अंदर क्या ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल नवदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। देश भर में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज समीक्षा बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। अधिकारियों से दिल्ली के अस्पतालों की तैयारियों
की जानकारी लेंगे। बैठक में डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त ये सामने आई है। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। अस्पतालों की जानकारी ली जाएगी। तमाम अधिकारियों से समीक्षा बैठक की जा रही है। अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और उनसे जानकारी ली जाएगी तमाम अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं, कितना तैयार है अस्पताल आने वाले नए खतरे के लिए। हालांकि फिलहाल भारत में हालात सामान्य हैं। कई राज्यों में देखा जा रहा है कि जब स्कूल खुले तो उसके बाद मामले सामने आने लगे, लेकिन ये जो नया वेरिएंट अब एक सामने आ गया है, देश भर में इससे हड़कंप मचा हुआ है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।